नमस्कार। सोचिए, एक ऐसी शाम जो बिल्कुल आम सी लगती है, लेकिन वो एक राष्ट्रीय त्रासदी में बदल जाती है। आज हम 1978 के गीता और संजय चोपड़ा मामले की तह तक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। और हम इस कहानी के तथ्यों को ठीक वैसे ही उजागर करेंगे जैसे वे सामने आए थे, यानी सिर्फ और सिर्फ प्रमाणित अदालती दस्तावेजों और आधिकारिक रिकॉर्ड्स के आधार पर। तो इस मामले की परतों को खोलने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। हम उस मनहूस शाम से शुरू करेंगे, फिर फोरेंसिक सबूतों के पेचीदा जाल में उतरेंगे, अपराधियों के उलझे हुए बयानों का सामना करेंगे, न्याय के हथौड़े को गिरते हुए देखेंगे और आखिर में साहस की एक ऐसी विरासत की खोज करेंगे जो आज भी जिंदा है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 26 अगस्त 1978 की शाम। हवा में एक अलग ही उत्साह था, क्योंकि भाई बहन गीता और संजय चोपड़ा ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रोग्राम के लिए निकले थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये मामूली सी शाम एक ऐसे दुस्वप्न में बदलने वाली थी जो पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेगा। ये टाइमलाइन देखिए, ये उस शाम की बढ़ती हुई दहशत को दिखाती है। 6:15 पर बच्चे उम्मीदों के साथ घर से निकलते हैं। फिर महज 25 मिनट बाद 6:40 पर एक खौफनाक नज़ारा, एक पीली फिएट कार के अंदर संघर्ष। 8 बजे उनके माता पिता बड़ी उम्मीद से रेडियो सुनते हैं, लेकिन उनके बच्चों की आवाज़ें खामोश हैं। और फिर 9 बजे वो भयानक पल जब उनके पिता को पता चलता है कि वो तो कभी पहुंचे ही नहीं। जरा उस घबराहट की कल्पना कीजिए जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। 2 दिनों की दर्दनाक अनिश्चितता के बाद सबसे बुरा डर सच हो गया। 28 अगस्त को दिल्ली रिज के सन्नाटे में एक चरवाहे को कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली, जिसने देश को शोक में डुबो दिया और हत्यारों के लिए एक ऐसी राष्ट्रव्यापी तलाशी शुरू की जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अब हम उस मोड़ पर आते हैं जहां विज्ञान खामोशी से सच बयां करता है। इस केस को सुलझाने की चाबी छिपी थी बेहद सावधानी से किए गए फोरेंसिक काम में, जैसा कि अदालती रिकॉर्ड्स में एक एक करके दर्ज है। हर सुराग, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, न्याय की इस पहेली का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। जांच के केंद्र में था एक मूक गवाह, एक चोरी की हुई फिएट कार। ये सिर्फ लोहा और रबर नहीं थी, ये पहियों पर चलता फिरता एक क्राइम सीन थी। एक ऐसी कड़ी जिसने अपराधियों को उनके घिनौने काम से हमेशा के लिए जोड़ दिया। और यहीं पर अपराध की सोची समझी साजिश साफ हो जाती है। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, कार में कई नकली लाइसेंस प्लेट्स थीं। अपहरण के लिए एक, अस्पताल जाने के लिए दूसरी, जो कि एक स्कूटर के नाम पर थी, और असली पहचान कहीं छिपी हुई थी। जांच फाइल की ये डिटेल एक बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई साजिश की तस्वीर पेश करती है। ये स्लाइड आप कह सकते हैं इस केस का दिल है। केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने सबूतों का एक ऐसा जाल बुना जिसे तोड़ना नामुमकिन था। रंगा के फिंगरप्रिंट्स सीधा कार में मौजूद, उनके बाल पीड़ितों के कपड़ों पर मिले, बिल्ला के बाल गीता के कपड़ों पर, यानी सीधा फिजिकल कांटेक्ट। पीड़ितों का खून दोनों के कपड़ों पर था, और तो और बिल्ला की लिखावट ने उसे एक अहम जगह पर खड़ा कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में पेश किए गए इन सबूतों ने एक ऐसी चेन बनाई जिसने उन्हें इस अपराध से मजबूती से जोड़ दिया। सबूतों का पहाड़ खड़ा हो रहा था और जाल कसता जा रहा था। और फिर एक बड़े ही नाटकीय मोड़ में किस्मत ने भी अपना खेल दिखाया। 8 सितंबर 1978 को कालका मेल में उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ सतर्क सेना के जवानों ने उन्हें अखबार की तस्वीरों से पहचान लिया और बस उनका भागना फिरना वहीं खत्म हो गया। तो गिरफ्तारी के बाद लड़ाई का मैदान अब अदालत में शिफ्ट हो जाता है, और यहीं पर कहानी एक बहुत ही पेचीदा मोड़ लेती है। अब हम देखेंगे खुद संदिग्धों के शब्द, वो दमदार लेकिन झूठे कबूलनामे जो इस केस की पहचान बन गए। पहले तो लगा कि केस सुलझ गया। रंगा और बिल्ला दोनों ने एक मैजिस्ट्रेट के सामने सब कुछ कबूल कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ा कानूनी हथियार है। लेकिन फिर एक हैरान करने वाले यू टर्न में वो अपने बयानों से मुकर गए। उनका दावा था कि पुलिस ने जबरदस्ती बयान दिलवाया है। ये एक ऐसा दाव था जिसने केस में शक का बीज बो दिया। और फिर शुरू हुआ ब्लेम गेम। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उनके कोर्ट के बयान एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे। रंगा ने बिल्ला को मुख्य अपराधी बताया, बिल्ला ने सारा इल्जाम रंगा पर डाल दिया। ये खुद को बचाने की एक हताश कोशिश थी, भले इसका मतलब अपने ही साथी को डुबोना क्यों ना हो।
इन उलझी हुई कहानियों के बीच न्याय करने का पूरा भार अब न्यायपालिका पर था। तो अब हम अदालत के फैसले को देखेंगे और इसके लिए हम सीधे प्रमाणित जजमेंट्स के कोर्ट्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये समझ सकें कि कानून ने इस उलझन को कैसे सुलझाया। 16 नवंबर 1979 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जोरदार और साफ संदेश दिया। मौत की सजा की पुष्टि करते हुए उन्होंने ऐलान किया, कोई और सजा देना न्याय की पूरी तरह से विफलता के बराबर होगा। ये एक ऐसा फैसला था जिसने किसी भी शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान दिया। ये अपराध अचानक गुस्से या आवेग में नहीं किया गया था। ये अपहरण, फिरौती और हत्या की एक ठंडे दिमाग से बनाई गई योजना का हिस्सा था, भले ही शिकार इत्तेफाक से चुने गए हों। और फिर 21 अप्रैल 1981 को आखिरी फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला दिया जिसमें कहा गया, एक व्यवस्थित समाज के अस्तित्व के लिए रंगा और बिल्ला जैसे लोगों का अंत जरूरी है। ये एक ऐसा फैसला था जिसने उनकी किस्मत पर मोहर लगा दी और समाज की सुरक्षा के लिए एक कड़ा संदेश भेजा। ये स्लाइड न्याय की उस लंबे सफर को दिखाती है जो कभी रुका नहीं। सेशंस कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक हर स्तर ने सजा की पुष्टि की। जब दया की आखिरी याचिका भी खारिज हो गई तो न्याय का पहिया पूरा घूम गया। 31 जनवरी 1982 को उन्हें अपने गुनाहों की आखिरी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन ये कहानी सिर्फ अपराध और सजा पे खत्म नहीं होती है। इस त्रासदी की राख से साहस और सम्मान की एक नई विरासत में जन्म लिया। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी अध्याय में उन बच्चों की बहादुरी के स्थायी प्रभाव को देखेंगे। इस भयानक त्रासदी के बाद देश ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया। दुख से आगे बढ़कर राष्ट्र ने उन बच्चों द्वारा अपने आखिरी पलों में दिखाए गए असाधारण साहस को हमेशा के लिए अमर करने का फैसला किया। और इस तरह नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स का जन्म हुआ। 1978 में स्थापित गीता चोपड़ा अवार्ड और संजय चोपड़ा अवार्ड सिर्फ इनाम नहीं है, ये गीता और संजय की हिम्मत के प्रतीक हैं। हर साल ये हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अंधेरे पलों में भी साहस की एक किरण हमेशा चमक सकती है। और ये सम्मान यही नहीं रुका। 1981 में गीता और संजय चोपड़ा को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कारों में से एक है। ये एक ऐसा सम्मान है जो उनके असाधारण साहस को देश के महानतम नायकों के बीच जगह देता है। तो आखिर में ये मामला हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि कोई भी देश न्याय के तराजू को संतुलित कैसे करता है। कैसे ये सुनिश्चित किया जाता है कि अपराधियों को उनके किए की सजा मिले और साथ ही पीड़ितों की बहादुरी को भी हमेशा के लिए अमर कर दिया जाए। गीता और संजय चोपड़ा का मामला न्याय और सम्मान की इसी दोहरी खोज का एक स्थायी प्रमाण है।